नमस्कार जी, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। क्या हाल चाल? बढ़िया, स्वस्थ मस्त मेरे प्यारे साथियों। चलिए, एक बार फिर से आपका स्वागत है यहाँ पर चंदू सर की क्लास के डिजिटल मंच पर। मेरा नाम चंदू जैन है और हम आपके लिए एक शानदार और अद्भुत क्लास लेकर के आए हैं। विशेष तौर पर यह क्लास आयोजित की जा रही है स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के उन प्रश्नों को लेकर के जो प्रश्न हमारे पेपर में अक्सर गलत होते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? वह प्रश्न जो अक्सर गलत होते हैं, तो यह हमारी 9वीं क्लास है। कल हमारी 8वीं क्लास हुई थी। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं और चलिए फटाफट से जुड़ जाइए। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं यानी कि चंदू सर आपके लिए लेकर के आए हैं दुर्गाष्टमी, महानवमी और दशहरे के पावन पर्व पर 5 दिवसीय विशेष ऑफर है जो कि 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक रहेगा। इस दौरान इतिहास के सभी कोर्सेज पर विशेष छूट यहाँ पर आपको दी जा रही है। आरपीएससी के सारे कोर्स जो है यह नए पाठ्यक्रम के अनुसार है। यहाँ पर लाइव रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच है। यह फाउंडेशन कोर्स असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, यूजीसी नेट एग्जाम के लिए भी रहेगा और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर होने वाला है उसके लिए भी रहेगा। इसकी प्राइस वैसे तो 10,000 है, लेकिन ऑफर में 8,500 रहेगी। लाइव कोर्स यहाँ पर है फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय का, 5,499 इसकी प्राइस है। अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स लेते हैं तो 4,499 है। न्यू टॉपिक स्पेशल बैच लेते हैं तो 1,999 है। गूगल प्ले स्टोर से आज ही चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा जो मोबाइल नंबर और हमारी हेल्पलाइन नंबर है वो है 8802060952। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों ये रहा, बहुत अच्छे से समझिएगा। 9वीं से लेकर 10वीं शताब्दी में उत्तर भारत के सबसे अधिक शक्तिशाली शासक कौन थे? क्या यह पाल थे, चौहान थे, राष्ट्रकूट थे, गुर्जर प्रतिहार थे? संभवतः मैं आपको एक बात बता देता हूँ, राजस्थान का एकमात्र नए सिलेबस के अनुसार अगर कहीं पर बैच चल रहा है तो वह चंदू सर की क्लास पर ही चल रहा है। पूरी तरह से नए पाठ्यक्रम पर आधारित है, ठीक है, और लाइव बैच है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो मेरे दोस्त, 9वीं से 10वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे गुर्जर प्रतिहार। कौन थे सर? गुर्जर प्रतिहार जो है यह सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। परंपरा अनुसार कितने संगम हुए? संगम क्या था? मूल रूप से तमिल साहित्य के लिए किए गए महत्वपूर्ण एक तरह से विद्वानों की गोष्ठियां थी, ठीक है, विद्वानों के सम्मेलन थे जिसमें किसकी रचना की गई थी? तमिल साहित्य की रचना की गई थी। कुल मिलाकर के कितने संगम हुए थे वो तो आपको बताने पड़ेंगे, लेकिन इनको संरक्षण दिया था पांडेय शासकों ने, ठीक है। और 3 संगम जो है वह आयोजित किए गए थे। कितने संगम आयोजित किए गए थे? याद रखिएगा, 3 संगम यहाँ पर आयोजित किए जाने का प्रमाण हमें मिलता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए ये रहा, समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वह बाजार केंद्र को संकेतित करता है? एक ऐसा शब्द जो बाजार केंद्र के बारे में हमें बताता है। क्या वह प्रसाद है, निगम है, ग्राम है या नंदी है? बताइए। हाँ, ऑनलाइन कोर्स है ना मेरे दोस्त, चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। कंप्लीट लाइव कोर्स चल रहा है, अभी तो ऑफर भी है। दुर्गाष्टमी, रामनवमी और दशहरे का पावन पर्व है, 5 दिन तक ऑफर है, ठीक है, 29 तारीख से लेकर 3 अक्टूबर तक। तो याद रखिएगा, बाजार केंद्र को जो संगठित करता है उसे निगम कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, निगम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो भूमि राजस्व का द्योतक है? क्या वह विविध है, क्या वह भाग है, शुल्क है या कर है? बताइए। भू राजस्व का द्योतक माना जाता है। भूमि राजस्व का प्रमाण जो है वह इनमें से किसको स्वीकार किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न। याद रखिएगा, भूमि राजस्व का जो द्योतक माना जाता है वह भाग को माना जाता है, बलि को माना जाता है। यह एक प्रकार का कर हुआ करता था, ठीक है। क्या हुआ करता था? यह एक प्रकार का कर था। क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न आपकी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर यह रहा। अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से किस अधिकारी को राजस्व एकत्रित करने का उत्तरदायित्व दिया गया था? एक तरह से रेवेन्यू कलेक्टर की भूमिका में निभाता था, अंग्रेजी में कहें तो आरसी बोला जा सकता है इसे, ठीक है। कौन था वह? और यह प्रश्न मौर्य काल से जुड़ा हुआ है। क्या वह सीता अध्यक्ष होता था, संस्था अध्यक्ष था, क्षमाहर्ता था, सन्निदाता था? बताइए। एक प्रश्न है, जो राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी हुआ करता था उसे समाहर्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? समाहर्ता।
मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने समूहों में बांटा है? कुल मिलाकर के समूहों को हम देसी भाषा में कह सकते हैं कि कितनी जातियों में बांटा है। मेगस्थनीज जो है, इस मेगस्थनीज के द्वारा एक किताब लिखी गई थी और उस किताब का नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। ठीक है। अब मुझे यहां पर एक बात बताइए कि कितने भागों में बांटा गया था? क्या यह 4 भाग थे? क्या यह 7 भाग थे? 8 थे? 12 थे? बताइए। सर याद रखिएगा, कुल मिलाकर के 7 भागों में बांटा गया था। कितने भाग थे तो मेरे दोस्त? 7 भाग थे। ठीक है, चलिए। मौर्य सम्राट बिंदुसार को किस क्षेत्र के लोगों के विद्रोह का सामना करना पड़ा? कौशल, नालंदा, कलिंग और तक्षशिला? बताइए, किस क्षेत्र के लोगों को विद्रोह का सामना करना पड़ा था? देखो, बिंदुसार के अंतिम दिनों में एक राज्य हुआ करता था, उसका नाम था उत्तरापथ। इस उत्तरापथ की एक राजधानी थी जिसे हम कहते हैं तक्षशिला। इस तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। ठीक है। इस विद्रोह का दमन करने के लिए कौन गया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, इस विद्रोह का दमन करने के लिए सुशीम को भेजा। सुशीम असफल रहा। तब जाकर के उज्जैन के राज्यपाल सम्राट अशोक को इस विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा गया था। किस संप्रदाय को प्रारंभ में निर्ग्रंथ के रूप में जाना जाता था? ठीक है। निग्रंथ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? निग्रंथ कह सकते हैं। तो निर्ग्रंथ के रूप में किसे जाना जाता था? क्या यह बौद्ध है, जैन है, आजीवक है, पाशुपत है? बताइए। तो हम निग्रंथ के रूप में यहां पर जिसको जानते हैं वो होता है जैन संप्रदाय। कौन होता है? जैन संप्रदाय। देखो, जैन संप्रदाय में कुल मिलाकर के 24 तीर्थंकर हुए हैं, आपको पता होगा। 24 तीर्थंकर में से हमारे जो 23वें तीर्थंकर हुए हैं उनका नाम था भगवान पार्श्वनाथ। क्या था? भगवान पार्श्वनाथ। क्लियर? अब मेरे प्यारे साथियों, भगवान पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे, बहुत अच्छे से समझिएगा, ये अनुयायी क्या कहलाते थे? यह अनुयायी कहलाते थे निग्रंथ। अब निग्रंथ का अगर मैं अर्थ देखना चाहूं तो इनका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है बंधन रहित, अर्थात जिसके किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं हो उसे निग्रंथ कहा जाता है। ठीक है। तो जैनियों को जो है वह निग्रंथ कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको प्रारंभिक जैन ग्रंथ माना जाता है? सूत्र कृतंग को, त्रिपिटक को, महावस्तु अवधान को, अवधान कल्पलता को? बताइए, किसको जो है वह प्रारंभिक जैन साहित्य के रूप में स्वीकार किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सर याद रखना, सूत्रकृतांग जो ग्रंथ है, जिसे सूत्रकृत भी कहते हैं, उस ग्रंथ को सबसे प्रारंभिक जैन साहित्य के रूप में माना जाता है। वैसे तो सबसे प्राचीन जैन साहित्य पूर्व या पूव होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, क्या बात है। देखो भैया, मैं परिणाम के बारे में बता दूं। अभी हमारा प्लेटफॉर्म शुरू हुए 1 साल भी नहीं हुआ है। 4 दिसंबर को इसकी पहली वर्षगांठ है और पहला रिजल्ट आया यूजीसी नेट जून 2025 का, जब हमने फाउंडेशन बैच लॉन्च किया था। तो इसमें ऑल ओवर इंडिया में 24वीं रैंक आपकी चंदू सर की क्लास के मंच पर आई, हमारे प्यारे साथी अरविंद कुमार नागर की। इसके अलावा राम प्रसाद जी ने यूजीसी नेट पास किया। ठीक है। और कई सारे विद्यार्थी जो हैं इन्होंने यूजीसी नेट में अपना परचम बुलंद किया। तो अब जो है वह सफलता की बारी आपकी है। इतिहास के ऑनलाइन कोर्स के लिए आप भी चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में 24th रैंक, वह भी पहले ही प्रयास में, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप सबके लिए ये रहा। निम्नलिखित में से कौन अत्यंज नहीं है? चांडाल नहीं है, राजक नहीं है, नट नहीं है, यवन नहीं है। यतंज का मतलब होता है निम्न जाति का। तो ऐसा निम्न जाति में कभी भी राजक को शामिल नहीं किया जाता है। किसको शामिल नहीं किया जाता है? राजक को यहां पर शामिल नहीं किया जाता। अगला प्रश्न, पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत में कृषकों के लिए सर्वाधिक प्रचलित शब्द क्या था? उत्तर भारत में कृषकों को क्या कहा जाता था? कब? पूर्व मध्यकाल में कुटुंबिन कहा जाता था, भोगिन, बदहालिका और स्वामी कहा जाता था। बताइए।
एक प्रश्न, पूर्व मध्यकाल में उत्तर भारत में कृषकों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता था, वह शब्द हुआ करता था कुटुम्बिन। बताओ क्या होता था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, वह शब्द कुटुम्बिन हुआ करता था। अच्छा प्रश्न है, दिल्ली में मदरसाए मुइज नामक मदरसे की स्थापना किसने की थी? ये शायद अभी आपके मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था या हरियाणा में पूछा गया था, पर ये पूछा गया था। मुइज्जी मदरसा या मदरसाए मुइज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, क्या यह कुतुबुद्दीन ऐबक है, क्या वह इल्तुतमिश है, नासिरुद्दीन महमूद है और बलबन है? बताइए। मदरसाए मुइज की स्थापना जो है वह किसके द्वारा की गई थी? एक अच्छा प्रश्न। सर याद रखना, मदरसाए मुइज की स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। इल्तुतमिश को ही सल्तनत काल का जो है वह वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। क्लियर? चलिए, राजपूत वैदिक आर्यों के वंशज है, यह विचार किस विद्वान का था? राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान कहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। जेम्स टोड, दशरथ शर्मा, वी ए स्मिथ, सी वी वैद्य। बताइए। राजपूत जो है वह वैदिक आर्यों की संतान। याद रखना, यह कथन जेम्स टोड ने कहा था। किसने कहा था? जेम्स टोड ने यह विचार दिया था। किस सुल्तान के द्वारा खालिशा क्षेत्र में भूमि की नपाई के स्थान पर बटाई प्रथा को जारी किया गया था? एक ऐसी स्थान जिसमें खालिसा की जगह पर नपाई के स्थान पर बटाई व्यवस्था की शुरुआत की गई। यह बलवन है, अलाउद्दीन खिलजी है, गयासुद्दीन तुगलक है, मोहम्मद तुगलक है? बताइए। बटाई प्रथा की शुरुआत करने वाला कौन था? बहुत बढ़िया प्रश्न। सर याद रखना, यह गयासुद्दीन तुगलक अलगाजी होता है, जो तुगलक राजवंश का संस्थापक भी था। सामान्य तौर पर वह प्रश्न है यह जिनको हम अक्सर गलत करते हैं। अब तो विजयनगर भी आपके साम्राज्य में शामिल हो गया है। निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक ने गज बेंटकर की उपाधि को धारण किया था? कृष्णदेव राय ने, देवराय द्वितीय, देवराय प्रथम, राम राय ने धारण किया था। एक ऐसा विजयनगर का राजा जिसने गज बेंटकर की उपाधि को धारण किया था, यानी कि हाथियों का शिकार करने वाला। तो मेरे दोस्त याद रखना, यह देवराय द्वितीय है। ठीक है, कौन है? देवराय द्वितीय है। विजयनगर के किस शासक ने चीन में अपना दूत मंडल भेजा? चीन में दूत मंडल भेजने वाला? हरिहर प्रथम, कृष्णदेव राय प्रथम, बुक्का प्रथम, शालू नरसिम्हा? बताइए। चीन में अपना दूत मंडल जो है वह भेजा था। सर चीन में अपना दूत मंडल भेजा था बुक्का प्रथम ने। बुक्का प्रथम। क्लियर? विजयनगर का राजा। सुल्तान घड़ी किसका मकबरा है? इसे सुल्तान घड़ी घड़ी कहा जाता है। सुल्तान गढ़ी किसका मकबरा है? कुतुबुद्दीन ऐबक, रुकनुद्दीन फिरोज, नासिरुद्दीन महमूद और केकूबात? सुल्तान घड़ी किसका मकबरा है? याद रखना, यह इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा है। कहाँ पर बना हुआ है? यह दिल्ली में बना हुआ है। और यह कौन था? तो यह इल्तुतमिश का बेटा था। यह कौन था? इल्तुतमिश का पुत्र था। यह कथन किसका था कि भारत में दास नहीं है? एक कथन कि भारत में गुलाम नहीं है। कौटिल्य का, मेगस्थनीज का, पतंजलि का और फाइयान का? भारत में दास नहीं है, यह कथन मेगस्थनीज ने कहा था। मेगस्थनीज ने बेसिकली यह कथन इसलिए कहा था क्योंकि वह यूनान से आया हुआ था। अब यूनान में दासों की स्थिति बेहद ज्यादा दयनीय थी। क्या बात क्लियर हो गई? दासों की स्थिति कैसी थी? बेहद ज्यादा दयनीय थी। जबकि हमारे भारत में तो दासों को परिवार का एक सदस्य माना जाता था। इसी वजह से उसको लगा कि यार भारत में तो गुलाम ही नहीं है, कि देखो कितना बढ़िया माहौल है यहाँ पर। अरे भाई मेगस्थनीज, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ पे दास प्रथा थी। क्योंकि जो आचार्य चंद्र चाणक्य है ना, चाणक्य ने दासों के लिए आहितक शब्द का प्रयोग किया है। दासों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है?
अहितक, यानी कि जिसका कोई हित जो है वह निहित नहीं हो। आप चंदू सर की क्लास के ऐप पर आइए। इतिहास का अद्भुत मंच है और कई सारे शानदार कोर्स उपलब्ध है। और ये जितने भी कोर्स आप देख रहे हैं ना, इन सभी कोर्सेज पर 5 दिन का एक स्पेशल डिस्काउंट है, 29 तारीख से लेकर 3 अक्टूबर के बीच में। क्या ये बात क्लियर हो गई? 29 तारीख से लेकर 3 अक्टूबर के बीच में एक विशेष डिस्काउंट रहेगा सभी कोर्सेज पर। जैसे फाउंडेशन कोर्स जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, इस पर 1500 रुपए की छूट है। ठीक है। फर्स्ट ग्रेड लाइव पर भी 1500 रुपए की छूट है, 3% टैक्स अलग रहता है। रिकॉर्डेड कोर्स पर भी 1500 की छूट रहेगी। टॉपिक स्पेशल बैच 1999 का रहेगा। गूगल प्ले स्टोर से आप चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। कोई असुविधा हो तो आप इस नंबर पर संपर्क करिए, 8802060952। क्लियर? चलो अगला प्रश्न ये रहा। निम्न सुल्तानों के राज परिवार के प्रमुख अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? अमीर हाजिब, वकील दर, बरीद मुमालिक, मुस्तफिया मुमालिक। दिल्ली सुल्तानों के जो राज परिवार थे, उनका जो प्रमुख अधिकारी हुआ करता था, उसे हम किस नाम से जानते थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है सर। प्रमुख अधिकारी को हम वकील ए दर के नाम से जानते थे। अच्छा, आज मैं वो सर्किल करना भूल गया ना, कोई बात नहीं, अब कर लेंगे। अभी भी क्या स्थिति बिगड़ी? कुछ भी नहीं बिगड़ा अभी। चले, वकील ए दर कहा जाता था। किस चिश्ती संत ने गुलबर्गा में चिश्ती सिलसिले की एक शाखा की स्थापना की थी? शेख नासिरुद्दीन चिराग ए दिल्ली, गेसु दराज, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, जलालुद्दीन तबरीची। किस चिश्ती संत ने गुलबर्गा में चिश्ती सिलसिले की एक शाखा जो है उसकी स्थापना की थी? याद रखना, यहां पर सही जवाब होगा गेसु दराज। बताओ भाई किसने की थी? तो मेरे दोस्त, यह स्थापना की गई थी गेसु दराज के द्वारा। क्या बात क्लियर हो गई? तो प्रश्न का सही जवाब बी रहेगा, गेसु दराज ने यह स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा निर्गुण भक्ति का एक संत नहीं है? शंकर देव, रैदास, संत दादू दयाल और धन्ना। निर्गुण भक्ति जिसमें ईश्वर के निराकार स्वरूप की कल्पना की जाती है, मूर्ति पूजा आदि नहीं की जाती है, यह निर्गुण भक्ति होती है। जबकि सगुण भक्ति में ईश्वर की कल्पना की जाती है और मूर्ति पूजा, भजन कीर्तन आदि के माध्यम से ईश्वर की कामना की जाती है। निर्गुण भक्ति में ईश्वर के निराकार स्वरूप की कल्पना होती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? और यहाँ पर शंकर देव जो आसाम में हुए हैं, इन्होंने मूल रूप से सगुण भक्ति की बात कही थी। कहाँ के संत थे यह? तो यह मैं बता दूं आपको, यह असम के थे। ठीक है, और यह किसके थे? यह सगुण भक्ति के महत्वपूर्ण संत माने जाते हैं। ठीक है, चलिए। भ्रमर गीतों का रचनाकार कौन था? मीराबाई, नाभादास, सूरदास और हरिदास। ऐसे प्रश्न जो है ना, वो हमें बेहद परेशान करते हैं सर, ये मैं आपको बता दूं। ऐसे प्रश्न सामान्यतया विद्यार्थियों को बेहद ज्यादा परेशान करते हैं। भ्रमर गीतों के रचनाकार हुए हैं सूरदास। ठीक है, कौन हुए हैं? सूरदास। ये वो प्रश्न हैं जिन्हें आते हुए भी विद्यार्थी गलत कर देता है। चलो, विजयनगर पर शासन करने वाले जो वंश हुए हैं, इनका सही क्रम क्या होगा? ठीक है, विजयनगर पर शासन करने वाले शासकों का सही वंशों का सही क्रम: संगम, तुलु, सालू, अरविडु। तुलु, संगम, सालू, अरविडु। अरविडु, संगम, तुलु, सालू। संगम, सालू, तुलु, अरविडु। बताइए। देखो साहब, सबसे पहले स आएंगे तो स पे लगी आ की मात्रा, डिट इज सालू। आ उ, ये उ आ गया, फिर आ गया। ये लो भाई साहब, कितना आसान है। स सा अ, तो कहते ना बारखड़ी बोलते ना, आ ई उ ऊ। ये लो भाई साहब, आ ई उ। संगम, सालू, तुलु, अरविडु। ये लो भाई साहब, बताओ भूलोगे क्या? भाई साहब भूले तो पाप लगेगा। कुछ भी कह लो भले आप। विजयनगर में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी कोट्टम, राजयम, कुर्रम और नाडू।
बताइए, विजयनगर में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई। सर, विजयनगर में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कोट्टम थी। क्या थी? कोट्टम। पुष्टि मार्ग का संस्थापक था चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, रामानंद और निम्बार्क। ये 2020 में जब फर्स्ट ईयर का पेपर हुआ था ना, जनवरी वाले महीने में, तब ये सवाल पूछा गया था। सर, वल्लभाचार्य। क्लियर? चलिए, निम्नलिखित में से बीकानेर के किस शासक को जहांगीर ने पदस्थ कर दिया था? बीकानेर का एक ऐसा राजा जिसने जहांगीर को जिसे जहांगीर ने पदस्थ कर दिया था, यानी कि पद से हटा दिया था। राजा राय सिंह, राजा सूर सिंह, राजा दलपत सिंह, राजा करण सिंह। बताइए, जहांगीर ने बीकानेर के किस राजा को हटा दिया था? सर, याद रखना, यह राजा दलपत सिंह है। सफीनात उल औलिया का लेखक कौन है? शेख अहमद सरहिंदी, मोहसिन फनी, दारा शिकोह, जहांदर शाह। बताइए, सफीनात उल औलिया का लेखक। बहुत अच्छा प्रश्न। सर, दारा शिकोह। दारा शिकोह। क्लियर? अगला प्रश्न, मदद माश अनुदानों को किसने पूर्णतः वंशानुगत बनाया? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह। मदद माश जो अनुदान थे, इन्हें किसने पूरी तरह से वंशानुगत बना दिया था? सर, याद रखना, औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब ने। इबादत खाना किस वर्ष में बंद कर दिया गया? 1579, 1580, 1582, 1583। इबादत खाना। इबादत खाना मूल रूप से क्या थी? एक प्रकार का पूजा गृह था। अकबर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। समय के साथ इसे सभी धर्मों के लिए खोल करके एक धर्म संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। और इबादत खाने को किस वर्ष बंद कर दिया गया था? 1583, 83। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को राजी राजी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री मटेरियल का एक सेक्शन होता है हमारे एप्लीकेशन में। इस फ्री मटेरियल सेक्शन में जाकर आप हमारा जो है, मेरे प्यारे साथियों, ऐप डाउनलोड, इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 8802060952 है। और अभी तो इस ऐप पर 29 तारीख से लेकर के, यानी कि 19 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक जो है वह ऑफर भी चल रहा है सभी कोर्सेज पर। राजस्थान का एकमात्र इतिहास का लाइव बैच जो है वो यहीं पर चल रहा है। ठीक है, जो पूरी तरह से नए पाठ्यक्रम पर आधारित है। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने ट्रांस को हस्तगत करने का गंभीरता से प्रयास किया था? कि वे ट्रांस का क्षेत्र जो है वह लेना चाहते थे। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। बताइए। सर, याद रखना, यह अकबर है। अकबर के द्वारा यह प्रयास किया गया था। ठीक है। भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में आरंभ की गई? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। भारत में तंबाकू की खेती
तंबाकू की खेती जो है यह भारत में सबसे पहले जहांगीर के शासनकाल में ही आरंभ की गई थी। और मेरे दोस्त ताजुब की बात देखिए, भारत में जहांगीर ने ही तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास भी किया था। भारत ने में सबसे ज्यादा अगर भारत के मुगल बादशाहों की बात करें तो उन मुगल बादशाहों में सर्वाधिक तंबाकू का सेवन भी यही किया करता था। ठीक है ना, ये बात याद रखना, शराब का सेवन भी करता था यह। 1585 में केवल जिस राजपूत को 5,000 का मनसब प्राप्त था उसका नाम क्या था? सर भगवंत सिंह, भगवान दास, राय सिंह बीकानेर, राम मान सिंह सुरजनहाड़ा। 5,000 का मनसब केवल और केवल मान सिंह को था। इसी मान सिंह का मनसब बाद में 5,000 से बढ़ा करके 7,000 कर दिया गया था। 7,000 का मनसब दो लोगों के पास ही था। पहला नाम आता है मिर्जा अजीज कोका का, क्या है बात क्लियर? और दूसरा जो नाम आता है वह आता है राजा मान सिंह का। ठीक है, इन्हीं दो के पास जो है वह 7,000 का मनसब था। अगला प्रश्न ये रहा, बहुत अच्छे से प्रश्न को एक बार पढ़ें। मुगल भूमि राजस्व व्यवस्था को दक्कन में किसने लागू किया था? महाबत खान ने, मिर्जा राजा जय सिंह, दिलेर खान, मुर्शीद कुली खान। एक अच्छा प्रश्न। सर याद रखना, मुगल भू राजस्व व्यवस्था को दक्षिण में लागू करने का श्रेय मुर्शीद कुली खान को ही दिया जाता है। बर्नियर के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में भूमि का स्वामी कौन है? जमींदार, शासक, खुदकास्ट, ग्राम समुदाय। जो बर्नियर था, यात्री था, हमारे भारत में आया था, इसके अनुसार भारत में भूमि का स्वामी कौन था? याद रखना, इसके अनुसार भूमि का राजा जो शासक है, ये शासक ही मेरे प्यारे साथियों भूमि का स्वामी हुआ करता था। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? शहादत खान बुरहान उल मुल्क, सफदर जंग, मुर्शीद कुली खान, हुसैन कुली खान। बताइए, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक। शहादत खान बुरहान उल मुल्क। ठीक है, शहादत खान बुरहान उल मुल्क जो है, इसे अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक माना जाता है। क्लियर? चलिए, 1751 में बंगाल के नवाब ने उड़ीसा पर का अधिकार किसे स्थानांतरित कर दिया था? सर यह अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को, अवध के नवाब को, मराठों को और अफगानों को। बंगाल के नवाब ने उड़ीसा का अधिकार जो है वह किसे स्थानांतरित कर दिया था? तो भैया याद रखना, यह मराठों को दे दिया था। किसे दे दिया था? यह मराठों को दे दिया था। समझ में आ गई बात? चले, क्या बात है भैया, देखो दुर्गाष्टमी का पर्व है, महानवमी है, दशहरा। इस अवसर पर मैंने अपने पूरे कार्यकाल में 5 दिन का पहला ऑफर निकाला है। नहीं तो अब तक ऑफर 1 दिन 2 दिन का ही आता था। पहली बार 5 दिन का ऑफर है, 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक, जिसमें इतिहास के जितने भी कोर्सेज हैं इन सभी कोर्सेज पर एक विशेष छूट दी जा रही है। वह भी आरपीएससी के नए पाठ्यक्रम के अनुसार सभी कोर्स है। जैसे फाउंडेशन बैच अगर आप लेते हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अलावा सभी पीजीटी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, तो यह कोर्स केवल और केवल 8,599 का रहेगा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री का लाइव कोर्स 5,499 का है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का रिकॉर्डेड कोर्स जो है 4,499 का। टॉपिक वाइज स्पेशल बैच जो है, जो नया लॉन्च किया गया, ये 1,999 का रहेगा। तो ये आपको कहाँ पर मिलेंगे? चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और लाभ उठाइए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। थैंक यू सो मच। क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। धन्यवाद।